Hello friends, now today we will see your question number 6th and question number 7th, that is related to the new topic, that is your statement of affairs. ठीक है, अब हम आपके नए टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन बनाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स, दैट इज ऑन एस्टिमेटेड बेसिस. और फिर वो जब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं जिसमें वो ये पूरा फॉर्म, वो एक फॉर्म की तरह है, जैसे हम कोई इंस्टीट्यूट का फॉर्म आप फिलअप करते हो, वैसे ही एक फॉर्म है पूरा, और वो फॉर्म पूरा एस्टिमेटेड बेसिस पर डायरेक्टर्स फिलअप करके रखते हैं, जिससे वो ये बताते हैं कि हम लिक्विडेशन किस तरीके से करने वाले हैं. राइट, वो फिर इन फ्रंट ऑफ क्रेडिटर्स रखते हैं, क्रेडिटर्स उसको अप्रूव करता है, शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं, फिर जाकर के एक्चुअल लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ दैट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स which is prepared by the directors on estimated basis is prepared. ये अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे. ये आपका नया टॉपिक है. और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं, दैट इज बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, दैट विल बी इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11, जिससे आपका चैप्टर फिनिश होगा. ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हम बनाते हैं. पहले मैं उसका फॉर्मेट आपको बताता हूं. ठीक है, वो फॉर्मेट एज इट इज बनेगा. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जैसा मैंने आपको बताया वैसा कर सकते हो. अब ऐसे ही सेम जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, हाँ, तो जो अब हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम करने वाले हैं, इसका मैं पहले आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. ठीक है, तो अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट कैसा होता है ना, तो लेट अस सी दैट फॉर्मेट नाउ. यस, एज पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वो दिखा रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट कैसा रहता है. ठीक है, आप इसको सिर्फ फॉर्मेट की तरह पहले देखो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे. तो इसमें हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ठीक है ना, एज ऑन जितने भी डेट को आप बना रहे हो, ये पहले आप वो हेडिंग देते हो. फिर अब आप इसमें सबसे पहले लिखते हो लिस्ट ए. यू राइट दिस इन दिस फॉर्मेट, इसमें सारी लिस्ट ही आएगी. तो लिस्ट ए हम लिखते हैं, और लिस्ट ए बनता है आपका ANSP का, दैट इज योर एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड का. तो आप सबसे पहले लिखते हो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, दैट इज एज पर लिस्ट ए. और फिर यहां पर आता है आपका, ऊपर अमाउंट नहीं आता, यहां आता है ERV. ERV का मतलब होता है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू. तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लिस्ट ए, और लिस्ट ए को क्या लिखेंगे हम, एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, और ऊपर ERV लिखेंगे. ERV का मतलब एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू. जैसे मैंने बताया ये एस्टिमेटेड बेसिस पर है, तो हम अब यहां पर एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड में जो भी एसेट्स अदर देन सिक्योर्ड, जो भी एसेट्स हम रियलाइज करने वाले होते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू जो क्वेश्चन हमें बताएगा, हम एज इट इज वो सब लिख देंगे. इसमें कैश एंड बैंक आपके और दूसरे भी एसेट्स जो सब प्लेज नहीं हो रखे थे वो सब आ जाएंगे, और उनका अमाउंट आ जाएगा ERV में. इसी में साथ में एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड एज योर कॉल्स इन अरियर्स. हम कॉल्स इन अरियर्स को डायरेक्टर्स हमेशा ये मान करके चलते हैं पहले से ही कि भाई वो हम रियलाइज करने वाले हैं. तो दैट इज ऑल्सो यू आर गोइंग टू राइट इन दैट एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड में. तो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड में कैश एंड बैंक दिखाओगे, बाकी जो भी एसेट्स अभी आपके सिक्योर्ड नहीं थे वो सारे दिखाओगे, और साथ में कॉल्स इन अरियर्स अगर क्वेश्चन में होगा तो वो भी हम इसमें ही दिखा देंगे. वंस वी विल शो दैट लिस्ट ए एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड सारा लिख देंगे हम. उसके बाद हम दिखाते हैं लिस्ट बी, दैट इज एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड. दैट इज व्हाट यू विल राइट इन द सेकंड हेडिंग, दैट इज योर एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड. Yes, so now in this list B, we always write assets specifically pledged. In this assets specifically pledged, we write 4 things. That will be first 4 columns हम उसमें बनाने वाले हैं. तो पहला कॉलम बनाएंगे assets, दूसरा कॉलम बनाएंगे ERV. ERV मतलब estimated realizable value. थर्ड हम बनाएंगे secured liability का, और फोर्थ हम बनाएंगे surplus और deficit का. तो जो जो एसेट्स हमारे सिक्योर्ड थे अगेंस्ट सर्टेन लायबिलिटी, वो हम एसेट्स यहां लिखेंगे. उसके बाद ERV मतलब जितना भी उनका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू दे रखा होगा, दैट यू आर गोइंग टू राइट.
उसके बाद कौन सी सिक्योर्ड लाइबिलिटी के अगेंस्ट वो सिक्योर्ड है वो आप लिखोगे, कितना अमाउंट की सिक्योर्ड लाइबिलिटी है दैट यू विल राइट। कौन सी लाइबिलिटी मत लिखना, सिक्योर्ड लाइबिलिटी का अमाउंट लिख देना डायरेक्टली, और फिर सरप्लस और डेफिसिट आ जाएगा। तो अगर आपका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू आपकी सिक्योर्ड लाइबिलिटी से ज्यादा होगा तो वो सरप्लस आ जाएगा, और अगर आपका ERV एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट आपके सिक्योर्ड लाइबिलिटी से कम होगा तो वो डेफिसिट आ जाएगा। अगर वो सरप्लस आया तो आउटर कॉलम में भी दिखा देंगे यहां लिखने के बाद, बट अगर वो डेफिसिट आया तो आउटर कॉलम में डैश कर देंगे हम, और यहां पर जब वो डेफिसिट रहेगा तो वो डेफिसिट क्या हुआ, अनसिक्योर्ड पोर्शन बन गया, और वो अनसिक्योर्ड पोर्शन आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में चला जाएगा, जो कि अभी आगे आने वाली लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा वो कहां पर आएगा। तो अगर डेफिसिट आया तो हमको आउटर कॉलम में नहीं लिखना है, बट अगर सरप्लस आया तो आउटर कॉलम में लिख देंगे हम। वंस यू विल डू दिस, तो आई होप जितने भी एसेट्स हम रियलाइज कर सकते थे, कैश और बैंक, और हमारे पास कॉल्स एंड राइडर्स का पैसा आ सकता था, जो आप रिसिट्स में लिखते थे वो सब मैंने यहां पर लिख दिया है अभी तक में। समझ गए आप ये वाली बात? ठीक है, एक मिनट। हाँ, यस, आफ्टर राइटिंग ऑल दिस ना, जब हमने ये सारी चीज लिख दी अब हमारी, तो नाउ आई बिलीव इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, एक मिनट। हाँ, यस, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम लिखेंगे यहां पर टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग लाइबिलिटीज, दैट इज व्हाट यू विल राइट, टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग लाइबिलिटीज, और ये फिर टोटल आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, ERV का। इसके बाद अब हम लिखते हैं समरी ऑफ टोटल एसेट्स, व्हाट वी राइट विल बी summary of gross assets, not total assets, summary of gross assets you are going to write। इस summary of gross assets में हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ERV of assets specifically pledged। तो वो ये जो आपका ERV का टोटल था ना, यहां पर जो आपने लिखा था स्पेसिफिकली प्लेज वाला, यही टोटल आप बता दोगे। और जैसे अभी अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, 120 और 150 था, तो ये 120 और 150 ऐड करा तो ये 270 दिखा दिया हमने, और उसी के साथ में हम बी पार्ट दिखाएंगे अदर एसेट्स। अदर एसेट्स मतलब ये जो भी आपका एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड था ना आपका सारा टोटल, वो ही आपका यहां पर अमाउंट आ जाएगा। और अगर आप उसको चेक भी करोगे, वो दैट इज लिस्ट ए का जो अमाउंट था आपका वो, और लिस्ट बी का अमाउंट हम टोटल करके दिखा देंगे। एंड दैट इज हाउ यू आर गेटिंग द अमाउंट ऑफ 520, मतलब दैट इज व्हाट यू आर राइटिंग एज अ समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स के लिए। तो लिस्ट ए आपको समझ गया। लिस्ट ए में हम बताते हैं एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, और फिर उसमें हम कॉल्स इन अरियर्स और कैश एंड बैंक भी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम बताते हैं एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, लिस्ट बी करके। जब आप एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड लिखते हो तो उसमें वापस 4 सब कॉलम्स बनाते हो। दैट सब कॉलम्स विल बी फर्स्ट एसेट्स, सेकेंड ERV, थर्ड सिक्योर्ड लाइबिलिटी, एंड फोर्थ विल बी सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस आया तो आउटर कॉलम में दिखाना है, अगर डेफिसिट आया तो आउटर कॉलम में कुछ नहीं दिखाना है। वंस यू हैव रिटन दिस, तब आप टोटल करोगे और फिर आप बताओगे टोटल अमाउंट अवेलेबल टू मीट लाइबिलिटीज। उसके बाद हम बनाते हैं लिस्ट सी, और जब हम उसके बाद हम बनाते हैं अभी समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में हम सबसे पहले लिखते हैं ERV ऑफ द एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, वो ये ERV से आ जाएगा टोटल करके, और दूसरा अदर एसेट्स करके हम दिखाएंगे। अदर एसेट्स का ये जहां पर जो भी अमाउंट लिखा है वो सारा लिख दोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये भी इनर कॉलम में दिखाया, आउटर कॉलम में कुछ नहीं दिखाया, ठीक है ना। आफ्टर डूइंग दिस, नाउ आई बिलीव जब हमारा लिस्ट बी हो चुका है, दैट इज योर दिस वन एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड वाला, अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। तो जब अब हम लाइबिलिटीज को पे करने के लिए स्टार्ट करेंगे ना, तो इसमें अब देखो ये जो जहां आप ये कॉलम बना रहे थे ना, इसी कॉलम में पहले आएगा ग्रॉस लाइबिलिटी। आप लिखोगे ग्रॉस लाइबिलिटी, और ये ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब एक ऊपर से हेडिंग आ गया ग्रॉस लाइबिलिटी, और ये लाइन पूरी छोड़ दोगे आप। जैसे हमने यहां ERV लिखा था वैसे ही हम यहां पर ग्रॉस लाइबिलिटी भी लिखेंगे, ठीक है ना। वंस यू विल राइट दिस ग्रॉस लाइबिलिटी, और अब आप ग्रॉस लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या होता है, ग्रॉस लाइबिलिटी में जो भी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट लाइबिलिटीज होती है वही लिखना पड़ता है हमको, ठीक है ना। चलो हम एक मिनट इसको चेक करते हैं। ओके, हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे कि अब हम जो लिखने वाले हैं ग्रॉस लाइबिलिटीज लिखने के बाद अब हम दिखाएंगे सिक्योर्ड लाइबिलिटीज एज पर लिस्ट बी ओनली, क्योंकि लिस्ट बी में भी तो हमने सिक्योर्ड लाइबिलिटीज दिखाई थी ना, तो हम वो लिखेंगे सिक्योर्ड लाइबिलिटी एज पर लिस्ट बी।
और यहां पर डैश ही करना है, क्योंकि वो तो हम पहले ऑलरेडी पे कर चुके हैं, बट सिंस इट इज अ फॉर्मेट दैट्स व्हाई वी हैव टू शो इट इन दैट मैनर ओनली। तो हम यहां पर लिखने वाले सिक्योर्ड लायबिलिटी एज पर लिस्ट बी। अब आपका जो है ना, जो अब आएगा यहां पर फॉर्मेट में पूरा, तो वो आप ये समझना दोस्त कि जैसा अभी हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट था, अब वैसा का वैसे ऑर्डर ऑफ पेमेंट हमें लिखना है एक एक लिस्ट के नाम से। इट इज एज सिंपल एज दैट ओनली, ठीक है। अब ग्रॉस लायबिलिटी में क्या आता है, तो बुक वैल्यू आता है, तो जितना भी उसका बुक वैल्यू है वो आप यहां लिख दोगे ग्रॉस लायबिलिटी में, और आप फिर सिक्योर्ड लायबिलिटी एज पर लिस्ट भी दिखा दोगे, और यहां पर डैश ही आएगा, क्योंकि उसको अब हमें पेमेंट तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो दैट यू विल राइट एज अ डैश ओनली। इसके बाद आई बिलीव जब हम सिक्योर्ड लायबिलिटी एज पर लिस्ट भी दिखा देंगे, डैश दिखा देंगे, फिर हम उसके बाद बताते हैं जो अमाउंट बचेगा ना, वो यही एज इट इज अमाउंट आ गया, तो उस अमाउंट को हम लिखते हैं एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल, एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर। अब ये बताओ आप मेरे को, सिक्योर्ड लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट अवेलेबल बचा, जो हम वर्किंग नोट में भी करते थे, अब ये अमाउंट किस किस के लिए अवेलेबल होगा, लिस्ट में क्या आएगा, तो अब आएगा आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो दैट इज व्हाट यू विल राइट, एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, देन लायबिलिटी, सॉरी मैं एक भूल गया था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लायबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्ज, देन आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। दैट इज व्हाट यू विल राइट ओवर हियर नाउ। फिर इसके बाद अब हम बताएंगे लिस्ट सी। अब लिस्ट सी किसकी आएगी, तो आई होप नाउ इट विल कम योर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो अब हम लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जो भी हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होंगे उनकी बुक वैल्यू लिखेंगे और उसका टोटल अमाउंट करके आउटर कॉलम में दिखा देंगे, एंड देन आई बिलीव वो आउटर कॉलम में दिखा दिया हमने, तो आई बिलीव इसको हम माइनस कर देंगे ये अमाउंट से जो अवेलेबल था। तो अब हमारे पास हम बताएंगे अमाउंट अवेलेबल को एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर, अब किस किस के लिए बचा है, लायबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, दैट इज व्हाट यू विल राइट। तो ये लिस्ट सी हो गया आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। अब इसके बाद दोस्त हम बनाएंगे आपका लिस्ट डी। एक मिनट, हाँ yes, after this we are going to write that list D। अब हम जो आपका लिखेंगे वो हम आपका लिखेंगे that will be your list D। एक मिनट यार, yes, now we will write your list D, that is liability with floating charge। एक मिनट, yes, now we will write your list D, that is liability with floating charge, ठीक है ना। अब जब आप लिखोगे इसमें लायबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्जेस, तो आप इसमें वही डिबेंचर्स, उसका इंटरेस्ट वगैरह जो भी होगा दैट यू विल राइट, है ना, और उसका टोटल करके आप आउटर कॉलम में दिखाओगे, और उसके बाद इसको भी जब आप माइनस कर दोगे इस अमाउंट को, तब आप बताओगे एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और वो हम अमाउंट भी बता देंगे आउटर कॉलम में। वंस वी विल डू दैट, इसके बाद अब हमारा ये लिस्ट डी था, सॉरी, है ना, लिस्ट डी के बाद अब आप बनाओगे लिस्ट ई, और लिस्ट ई में अब आप लिखोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी किसकी, वो सिक्योर्ड वाले की, जो सिक्योर्ड वाला था ना, जो आपका अमाउंट मेट नहीं हुआ था, तो अब आप इसमें लिखोगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ लिस्ट बी, ऐसा आप लिख सकते हो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट बी, दैट इज व्हाट यू विल राइट। अब इसमें सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और डेफिशिएंसी ऑफ लिस्ट बी जो भी थी वो सब यहां आ जाएगी, ठीक है ना। ये सब जब आप लिख लोगे, सब आप लिख लोगे, टोटल कर दोगे, आउटर कॉलम में से माइनस कर दोगे, तो नाउ यू विल राइट एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, ये आ जाएगा। फिर ये लिस्ट ई होने के बाद अब आप लिखोगे लिस्ट एफ, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और जितना भी उनका अमाउंट है वो लिख दोगे आप, फिर उसको माइनस कर दोगे तो आप लिख दोगे अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर आप बनाओगे लिस्ट जी, दैट विल बी योर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जितना भी उनका क्लेम है वो बना दोगे आप। फिर उसके बाद ये जो अमाउंट बच जाएगा, डेफिशिएंसी जो आ जाएगी, आप मेट नहीं कर पाओगे, तो आप यहां पर लिखोगे एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स मेंबर्स, और ये बनेगा आपका लिस्ट एच। तो इस तरीके से आपका ये टोटल
आप बताने वाले हो। तो आई बिलीव वापस से मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूं एक बार, देन वी विल मूव टू द क्वेश्चंस। जब हम फॉर्मेट की बात करते हैं तो वापस से आप सबसे पहले लिखते हो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन पर्टिकुलर डेट, देन यू राइट पर्टिकुलर्स एंड ईआरवी, ये कॉलम्स बना दिए हमने। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे लिस्ट ए। लिस्ट ए में यू आर गोइंग टू राइट एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज ANSP, उसके अंदर आप कैश इन हैंड और साथ में कोई भी कॉल्स इन अर्रियर्स हो वेदर रियलाइज और नॉट वो आप दिखाने वाले हो। वंस यू विल शो दैट देन आप उसका टोटल करके फिर अब आप नेक्स्ट लिखोगे लिस्ट बी। लिस्ट बी में हम लिखते हैं एसेट स्पेसिफिकली प्लेज। एसेट स्पेसिफिकली प्लेज जब आप लिखते हो तो उसमें 4 सब कॉलम्स बनाओगे। फर्स्ट कॉलम विल बी एसेट, सेकंड कॉलम विल बी ERV, थर्ड कॉलम विल बी सिक्योर्ड लायबिलिटी, फोर्थ कॉलम विल बी सरप्लस और डेफिसिट। अगर सरप्लस हुआ तो आउटर कॉलम में जाएगा, सरप्लस नहीं हुआ, डेफिसिट हुआ तो वो आपका लिस्ट ई में चला जाएगा, वो बात की बात है, ठीक है ना। जब आपने ये कर दिया तो अब आप दिखाओगे टोटल अमाउंट अवेलेबल। यस, जब आपने ये पूरा कंप्लीट कर दिया तो अब आप इसके बाद दिखाओगे टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग लायबिलिटीज। वंस यू विल शो दैट ऑल्सो टोटल अमाउंट्स अवेलेबल फॉर मीटिंग लायबिलिटीज भी अब आप दिखा दोगे। तो उसके बाद यस, टोटल अमाउंट्स अवेलेबल फॉर मीटिंग लायबिलिटीज भी आप दिखा दोगे। तो नाउ आई बिलीव उसके बाद अब हम वापस से लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। सॉरी माय मिस्टेक। हम ग्रॉस लायबिलिटी से पहले अभी तो अब हम दिखाएंगे समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना आप ऐसा, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। और समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में आई बिलीव आप क्या दिखाने वाले हो, एक मिनट। हाँ, यस, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में हम 2 चीजें दिखाएंगे। वो 2 चीजें क्या होगी, फर्स्ट होगा आपका ERV ऑफ एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, टोटल अमाउंट, ये जो आप ERV में लिखने वाले थे वही दिखा दोगे। और सेकंड चीज आपके पास होगी अदर एसेट्स की, और उसका आप ग्रॉस अमाउंट कर दोगे। अब जब एक बार आपने ये टोटल करके दिखा दिया, बस एक टोटल एक फॉर्मेट है इसलिए दिखा रहे हैं, है ना। उसी के बाद अब जब आप बनाने जाओगे तो अब आप ग्रॉस लायबिलिटी लिखोगे। ग्रॉस लायबिलिटी में हमेशा बुक वैल्यू आएगा, जो भी आपके बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स है वो मैं समझाऊंगा अभी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जब, अभी सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद ग्रॉस लायबिलिटी लिख के वो लाइन पूरी छोड़ दी, उसके नीचे अब आप लिखोगे सिक्योर्ड लायबिलिटी एज पर लिस्ट बी, और वो डैश कर देंगे क्योंकि वो यहीं पे हो जाती है पूरी, तो वो यहां पर तो डैश हो जाएगी, बट ये सिर्फ ये फॉर्मेट है तो वैसा का वैसे फॉर्मेट हमें बनाना है। एक बार आपने वो भी शो कर दिया तो फिर उसको माइनस करके जो हम अमाउंट बताएंगे उसको बताएंगे हम एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लायबिलिटी विद द फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये 3 ही दिखा दो, आगे प्रेफरेंशियल होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स लिख सकते हैं। इसके बाद जब हमने ये भी कर दिया तो अब हम बनाएंगे लिस्ट सी, एंड दैट लिस्ट सी विल बी ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यू आर गोइंग टू राइट। जब वो भी माइनस कर दोगे उसका पूरा अमाउंट, तो अब आपके पास बच जाएगा एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर लायबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर आपका लिस्ट डी आप बनाने वाले हो, एक मिनट। हाँ, यस, नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर लिस्ट डी। और लिस्ट डी किस चीज का बनेगा, तो आई बिलीव लिस्ट डी यू आर गोइंग टू राइट फॉर लायबिलिटी विथ फ्लोटिंग चार्ज। जब एक बार वो भी माइनस हो जाएगा सारा, तो नाउ यू विल राइट एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट बी लिखोगे, और उसमें जो भी ये आपका लिस्ट ई आ जाएगा, ठीक है ना। लिस्ट ई में आप वो लिखोगे और वो सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और डेफिशिएंसी जो भी अगर आपके पास लिस्ट बी में बची हुई थी वो लिख दोगे। जब ये माइनस कर दोगे तो अब आप लिख दोगे एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। फिर आप लिखोगे लिस्ट एफ, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर वो माइनस कर दोगे तो एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। देन यू विल राइट लिस्ट जी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। और उसके बाद आप लिखते हो डेफिशिएंसी, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स द मेंबर्स, वो बनता है आपका लिस्ट एच। ये फॉर्मेट हो गया आपका। अरे बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हमें ना कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि ये डेफिशिएंसी भी बताओ, जो कोई डेफिशिएंसी आई तो ये भी बताओ आप लिस्ट एच की, तो वो भी मैं सिखाऊंगा आपको कि वो डेफिशिएंसी हम कैसे बनाएंगे। बट राइट नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दिस इलस्ट्रेशन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसके बेसिस पर ये बना लेते हैं, फिर आपको और आगे समझाएंगे। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 6। M Company Limited went into voluntary liquidation as on 31st March 2011. The following balances are extracted from its books on that date. Capital 40,000 equity shares of rupees 10 each, 4 lakh. Debenture secured by the floating charge 1 lakh.
क्रेडिटर्स 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, बैंक लोन 2 lakhs, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, बिल्स पेबल 10,000, आउटस्टैंडिंग टैक्स 15,000। बिल्डिंग गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड ट्रेड, बुक डेट्स लेस प्रोविजन, तो आउटर कॉलम में 65,000। अब ये देखो कॉल्स इन अरियर्स 1 लाख है, कैश इन एंड 10,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 1,40,000। प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 1,50,000 and 1,20,000 respectively. On realization, losses of 15,000 are expected on stock. Book debt will realize 70,000. Calls in arrears are expected to realize 90%. Bank overdraft is secured against building. Bank loan is against plant and machinery. Prepare statement of affairs to be submitted to the meeting of creditors. तो देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको बता दिया आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना बहुत बहुत सिंपल है, एक फॉर्मेट है सिर्फ। अब जब आप इस फॉर्मेट को बनाना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हो, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, कौन सी डेट पे बनाएंगे हम, 31 मार्च 2011। देन यू विल स्टार्ट राइटिंग, सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट लिस्ट ए, पहले आप पर्टिकुलर्स और ईआरवी, फिर आप लिखोगे लिस्ट ए। लिस्ट ए में क्या आता है, एएनएसपी, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। अब उसमें हम सबसे पहले क्या बताएंगे, तो सबसे पहले कॉल्स इन अरियर्स आपको हमेशा याद रखना है, 90% रियलाइज हो रहे हैं, तो कॉल्स इन अरियर्स 1 लाख था तो 90% मतलब 90,000 दिखा दोगे। उसके बाद सेकेंड चीज आप क्या दिखाओगे, वो 90,000 में कैश इन हैंड दिखाओगे 10,000 का। फिर उसके बाद आई बिलीव बुक डेट्स तो ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स एक्सपेक्टेड ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग और बैंक लोन अगेन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब ये दोनों को छोड़ करके बाकी आप दिखा सकते हो। दैट इज यू विल शो नाउ स्टॉक, स्टॉक का रियलाइजेशन कितना है 95 का, 15,000 का लॉस है तो 80,000 यू विल शो। बुक डेट्स को 70,000 दिखा दोगे आप, ठीक है ना, तो स्टॉक एंड ट्रेड भी आ गया, बुक डेट्स भी आ गया, कॉल्स एंड अरियर्स, कैश इन हैंड, ये चारों को आप ऐड कर दोगे आपका एएनएसपी में। फिर इसके बाद जब आप ये सब ऐड कर दोगे फिर अब आप लिखोगे लिस्ट बी। लिस्ट बी में यू विल राइट एएसपी, एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, जिसके अंदर 4 सब कॉलम्स, एसेट्स, ईआरवी, सिक्योर्ड लायबिलिटी, सरप्लस और डेफिसिट। अब हम एसेट की बात करते हैं तो यहां पर देखो आपको क्वेश्चन में बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट जो था और बैंक लोन था। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट बिल्डिंग और बैंक लोन इज अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग जब आपने एसेट्स में लिखा तो उसका ईआरवी कितना आ रहा है, तो आप बिल्डिंग का ईआरवी देखोगे तो क्वेश्चन में बता रखा है बिल्डिंग का ईआरवी इज 1,20,000, दैट यू विल राइट इन द ईआरवी कॉलम। फिर उसके अगेंस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट था कितने का, तो बैंक ओवरड्राफ्ट उसके अगेंस्ट था 30,000 का, तो 1,20,000 के अगेंस्ट 30,000 का आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था। हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 30,000 का था। हाँ तो आपका 90,000 का सरप्लस हो गया, जो कि आप आउटर कॉलम में भी दिखा दोगे, एक सरप्लस में भी लिखोगे और आउटर कॉलम में भी दिखा दोगे। इसके बाद सेकंड क्या लिखोगे आप, सेकंड आप लिखने वाले हो प्लांट एंड मशीनरी, जिसका रियलाइजेबल वैल्यू 150 लिखोगे और आपका जो बैंक लोन है वो 2 लाख का है, तो बैंक लोन में 2 लाख लिख दोगे। जब आप बैंक लोन में 2 लाख लिखोगे तो ये डेफिसिट आ गया 1,50,000 के अगेंस्ट 2 लाख का, तो 50,000 का डेफिसिट इनर कॉलम में दिखाया और ये लिस्ट ई में जाने वाला है बाद में, तो अभी इसको आउटर कॉलम में नहीं दिखाएंगे। तो आउटर कॉलम में सिर्फ वो जो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज का टोटल और ये लिस्ट बी में जो सरप्लस आया था 90,000 का, इसको ऐड कर देंगे, तो हम इसको बोल देंगे टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग लायबिलिटीज। फिर इसके बाद हम बताते हैं समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, और वो समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में यू विल राइट फर्स्ट ईआरवी ऑफ एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, तो जो आपने अभी लिखा था ईआरवी उसका टोटल दिखा दोगे इनर कॉलम में, और साथ में आप दिखाओगे सेकंड अदर एसेट्स, और अदर एसेट्स का भी जो आपने ऊपर टोटल लिया था वही दिखा दोगे आप। इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। ये सब इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में कुछ नहीं करना है। इसके बाद अब हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में वापस हेडिंग देंगे ग्रॉस लायबिलिटी, और फिर वापस से अब आप ग्रॉस लायबिलिटी लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। अब जब आप लिखोगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, तो आई बिलीव अब आपका सिक्योर्ड लायबिलिटी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी बोलो या सिक्योर्ड लायबिलिटी एज पर लिस्ट बी बोलो, तो आई बिलीव वहां पर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट 30 और बैंक लोन 2 लाख, तो टोटल मिला के 2,30,000 हो गया बुक वैल्यू। बट ये 2,30,000 मत लिखना आप,
क्योंकि इसमें से मेट कितना हुआ है, 50,000 तो मेट नहीं हुआ है अभी तक, तो 2,30,000 माइनस 50, 1,80,000 का बुक वैल्यू लिखोगे आप ग्रॉस लाइबिलिटी में, और यहां पर अमाउंट ईआरवी जो टोटल चल रहा है उसमें डैश कर देना। चलो भाई यहां तक दिखाऊं पहले आपको, हाँ एक बार दिखा देता हूं मैं आपको यहां तक वापस, ठीक है। चलो तो दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन क्वेश्चन नंबर 6। यस, देखो अब आप चेक करते जाना साथ साथ में ना। सबसे पहले ऊपर ये लिखा है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च, फिर ईआरवी बता दिया, लिस्ट ए में एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज में देखो कॉल्स एंड अरियर्स 90,000, कैश इन हैंड दिखा दिया, स्टॉक एंड ट्रेड दिखा दिया, डेटर्स दिखा दिया, ऐड कर दिया। फिर आपने बी लिखा एसेट स्पेसिफिकली प्लेज लिस्ट बी में, और 4 एसेट्स ईआरवी सिक्योर्ड लाइबिलिटी सरप्लस और डेफिसिट। एसेट्स में बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी जैसा मैंने बोला 120 150, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट का 30, और ये उसका 2 लाख, तो सरप्लस में 90,000 आ गया, और ये डेफिसिट 50,000 में आ गया जो लिस्ट ई में जाने वाला है। सिर्फ ये आउटर कॉलम में 90,000 दिखाया, इन दोनों को ऐड करा 340 आ गया, टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग लाइबिलिटीज। फिर आपने यहां पर दिया समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, तो ईआरवी ऑफ द एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज, ये दोनों का टोटल करके दिखा दिया 270। फिर अदर एसेट्स जो आपने यहां से ले लिया लिस्ट ए वाला, दैट इज 250, टोटल करके दिखा दिया 520। अब आपने यहां ग्रॉस लाइबिलिटी हेडिंग दे दिया, ये लाइन छोड़ दी। अब आपने लिखा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, देखो यहां पर 180 आया जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि 180 मेट करा है आपने, टोटल 230 में से 50 का डेफिसिट था, तो 180 लिखा और यहां पर डैश कर दिया। फिर हम क्या लिखते हैं, टोटल अमाउंट एस्टिमेटेड अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी विद द फ्लोटिंग चार्ज, और साथ में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो वही लिख दिया मैंने। फिर अब मैं बनाऊंगा लिस्ट सी, दैट इज ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो नाउ लेट अस मूव अगेन। अब जब आपको इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देखना है, तो फ्रेंड्स ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में जाएगा 5,000 का, आपका आउटस्टैंडिंग टैक्स 15,000 का, ये भी आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में जाएगा। तो ये दोनों आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 20,000 दिखा दोगे। तो बस आपने जब ऊपर हेडिंग दे दिया लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो यू आर शोइंग दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस 15,000, दोनों का टोटल 20,000, और यहां पर भी 20,000। अब आप ये 3,40,000 में से लेस कर दोगे तो 3,20,000 बच गया, उसको लिख देंगे हम एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर लाइबिलिटीज विद फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। हाँ बस एज इट इज लिखते, कोई और इसमें फॉर्मेट नहीं है, बस वो अमाउंट बता दिया और ऐड करके दिखा दिया। अब हम ये लिस्ट सी के बाद लिस्ट डी बताएंगे, दैट इज लाइबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्ज। तो अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करोगे तो आई बिलीव यहां पर सिर्फ ये डिबेंचर से सिक्योर्ड विद द फ्लोटिंग चार्ज दैट इज ऑफ 1 लाख, ऐसा आपको पेमेंट वगैरह का और कुछ नहीं बताया है, तो सिर्फ आप इसका 1 लाख रुपीज ले लोगे, ठीक है ना। और ये भी लेस कर देंगे हम इस अमाउंट में से, 320 में से तो 220 बच जाएगा, जिसको हम लिखेंगे एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखो अब मैं आपको ये दिखा देता हूं इसके आगे का भी। यस, नाउ यू कैन चेक दैट। देखो ये यहां पर दे रखा है लाइबिलिटी विद द फ्लोटिंग चार्ज 1 लाख, फिर एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ गया। अब ये जब आपका लिस्ट डी हो गया तो अब आप लिस्ट ई लिखोगे, दैट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ लिस्ट बी, ये लिखा मैंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ लिस्ट बी। तो अब आपका क्रेडिटर्स बिल्स पेबल और साथ में क्रेडिटर्स बिल्स पेबल और वो जो डेफिशिएंसी बची थी एज पर लिस्ट बी 50,000। अब इन सबका टोटल देखो आप 1 लाख, तो 1 लाख यहां दिखा दिया और 1 लाख लेस कर दिया, तो अमाउंट अवेलेबल आ गया, टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। फिर अब आप लिखोगे लिस्ट एफ, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जितना भी अमाउंट था वो अगर क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं दिखाओगे, होगा तो दिखा दोगे, डैश कर दिया। तो ये लिखने तो पड़ते हैं, अगर इनका अमाउंट नहीं भी आएगा ना तो भी आपको पूरा फॉर्मेट तो वैसे ही फॉलो होता है, इसलिए वो तो लिखाना ही पड़ेगा। फिर एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बच जाएगा, फिर लिस्ट जी में इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स में अब आपको बहुत अच्छे से एक बात समझनी है, 1,20,000 तो आपने दिखा दिया, ठीक है ना, जो अमाउंट अवेलेबल था। अब आप यहां देखोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट कितना था, 4 लाख, बट इस यस अब शेयर होल्डर्स की जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो अब उनकी लायबिलिटी कितनी आएगी, तो 4 लाख रुपीस था उनका टोटल अमाउंट, मगर उसमें से हम वो माइनस कर देंगे जो अमाउंट वो हमें नहीं देने वाले हैं कॉल्स एंड अरियर्स का। तो कॉल्स एंड अरियर्स का वो 10,000 रुपए नहीं दे रहे थे, 1 लाख का कॉल्स एंड अरियर्स था जिसके अगेंस्ट वो आपको 10,000 रुपीज नहीं दे रहे थे, 90 दे रहे थे ना। तो हम 1 लाख में से कॉल्स एंड अरियर्स में से ईआरवी ऑफ कॉल्स एंड अरियर्स माइनस करेंगे तो वो कितना अमाउंट आ गया, दैट इज 10,000। तो वो आप 4 लाख में से लेस कर दोगे 10,000 एंड देन यू विल शो 3,90,000 इन द ग्रॉस लायबिलिटी एंड 3,90,000 ओवर हियर। तो 120 माइनस 3,90,000 विल गिव यू डेफिशिएंसी
एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी जो रहने वाली एज रिगार्ड्स द मेंबर, जिसको हम लिस्ट एच के नाम से दिखाएंगे, 2,70,000. एंड दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 6. ऐसे बन जाता है आपका ये. अब यही सेम हम चीज डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 में भी, बट वापस मैं बता रहा हूं, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का दिखाना है वो कैसे दिखाना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स माइनस जितना भी कॉल्स एंड अरियर्स रियलाइज नहीं हुआ है वो माइनस कर दो आप इसमें से. अगर पूरा रियलाइज हुआ था तो 4 लाख ही दिखाया था, 10,000 रियलाइज नहीं हुआ तो 4 लाख में 10,000 माइनस कर दिया. ठीक है, चलो. तो नाउ लेट अस मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7. अब ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके मॉड्यूल में भी गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ना. और इस क्वेश्चन में मैं आपको डेफिशिएंसी भी सिखाऊंगा. वैसे मैं चलो पहले क्वेश्चन नंबर 6 की डेफिशिएंसी की आपको बात करता हूं कि डेफिशिएंसी कैसे आती है. तो सिंपल सी बात है, डेफिशिएंसी 2,70,000 की आई ना, तो वो आई कैसे 2,70,000 की डेफिशिएंसी. तो व्हाट आई वांट टू से इज, अगर आप अभी इसमें चेक करोगे तो डेफिशिएंसी के 2 फैक्टर्स होंगे डेफिशिएंसी आने के. भाई हमारे नेगेटिव फैक्टर्स क्या हैं और हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, तो हम देख लेंगे, उसको चेक कर लेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप अभी यहां चेक करोगे तो नेगेटिव फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, बिल्डिंग था 150 और वो रियलाइज हुआ 120, तो 30,000. प्लांट एंड मशीनरी 210 था, रियलाइज हुआ 150, तो 60,000. तो 60,000 और 30,000, 90,000 तो ये आ गया डेफिशिएंसी. उसके बाद 15,000 आप इसमें और ऐड कर दोगे तो 90 प्लस में, एक मिनट आपको सब ये ऐड करके देता हूं मैं, पहले वो निकालता हूं कैलकुलेटर भी. ठीक है, लेट मी टेक द कैलकुलेटर नाउ एंड लेट मी शो यू दैट ऑल थिंग्स. मैं इसको मैं मेरे को यहां रखता हूं और इसको भी मैं यहां रखता हूं. चलो, तो सबसे पहले हम लेते हैं 2,10,000 में से 2 लाख प्लांट एंड मशीनरी का था, 150 आया तो 60,000 वो ले लिया. प्लस इसमें हम लेंगे 150 का 120 आया तो 30,000 ये ले लिया. ठीक है ना. फिर उसके बाद बुक डेट्स का हम 15,000 और ले लेंगे. ठीक है ना. यस फ्रेंड्स, तो हमने जब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखना है तो आई बिलीव सबसे पहले मैं 30,000 तो आपका बिल्डिंग का कर रहा हूं, प्लस 60,000 मैंने आपका दिस प्लांट एंड मशीनरी का कर दिया, प्लस मैंने इसमें 15,000 आपका स्टॉक का जो डेफिशिएंसी आया वो कर दिया, प्लस इसमें मैं बुक डेट्स 75 था और वो 75 में से मेरे को रियलाइज 70 ही हो रहे, तो 5,000 का वो लॉस हो गया. एक मिनट, 5,000 ना, एक मिनट, इसको 5,000 कर दिया मैंने. यस, तो ये लॉस हो गया. प्लस मेरा प्रोविजन भी बना हुआ था 10,000 का, तो वो भी तो मेरा लॉस ही एक तरीके से, तो 10,000 का वो लॉस हो गया. प्लस मेरा कॉल्स इन अरियर्स 10,000 से कम रियलाइज हो रहा है, तो इसमें मैंने प्लस कर दिया 10,000 भी. 1,30,000 में अब मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से कितने का लॉस आ रहा है, 1,40,000 का, तो ये 1,40,000 भी हो गया. तो टोटल मिलाकर के 2,70,000 की मेरे पास डेफिशिएंसी भी आ गई. ये ऐसे बन जाता है आपका डेफिशिएंसी लिस्ट एच. ये शो भी करने को कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है. अभी तो इसमें हमने क्या करा, अभी तो हमने इसमें डायरेक्टली जो डेफिशिएंसी थे वो सब के कारण, सारे हमारे पॉजिटिव ही कारण थे इसमें, सॉरी नेगेटिव फैक्टर से वो सारे ले लिए. कभी कभी क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा भी रियलाइज हो सकती है तो पॉजिटिव फैक्टर्स में आ जाएगा, बट नेगेटिव फैक्टर्स माइनस पॉजिटिव फैक्टर्स करेंगे तो भी डेफिशिएंसी होगा, तो सामने दिख जाएगा. तो अब हम यही सेम चीज करने वाले हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है, आप उसके साथ भी इसको मैच कर सकते हो, टैली कर सकते हो आंसर को. ठीक है, चलो लेट अस रीड दिस नाउ. क्वेश्चन नंबर 7. The following information was extracted from the books of the limited company as on 31st March 2011, on which date a winding up order was made. Equity share capital 2,000 shares of rupees 100 each, 2 lakhs. 6% preference share capital 3,000 shares of 100 each, 3 lakh. Calls and arrears on equity shares estimated to realize to 2,000, 4,000 दे रखा है. 5% mortgage, first mortgage debenture secured by the floating charge on all the assets of the company. Interest paid to date 2 lakhs. Creditors having first mortgage on the freehold land and building 85,000. Creditors having second charge on freehold land and building 90,000. Trade creditors 2,70,000. Bill discounted of these bills for 15,000 are expected to be discounted. Sorry, dishonored होना चाहिए ये. Expected to be dishonored होगा वो, ठीक है ना. That is 40,000. हाँ. Unclaimed dividends, that is 6,000. Bills payable, that is 10,000. Income tax due,
25,000. आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस फॉर 5 months है, दैट इज 40,000. बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय सेकेंड चार्ज ऑन द होल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी 20,000, तो यानी फ्लोटिंग चार्ज ही हो गया. कैश इन हैंड 1,200. डेटर्स of these 60,000 are good, 15,000 are doubtful, estimated to realize rupees 5,000 and rest bad 90,000. Bill of exchange considered good 35,000. Freehold land and building estimated to realize 165 150. Plant and machinery estimated to produce 90,000 120. Fixtures and fittings estimated to produce 8,000, that is 12,000. Stock and trade estimated to produce 25 less 80,000. पेटेंट्स एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 45,000 70,000. आपके पास ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, तो आप पहले इसके थ्रू यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट. हाँ, सबसे पहले आप बैलेंस शीट भी बना करके एक बार चेक कर सकते हो इसको. ऑन 31st March 2006 कंपनी शेयर कैपिटल स्टूड एट द सेम फिगर एज ऑन 31st March 2011, बट इन एडिशन देयर वाज अ जनरल रिजर्व ऑफ 65,000. इन 7/8 द कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 85,000, but thereafter it suffered a trading loss totaling in all 4,67,000. In 8/9 a speculation loss of 91,000 was incurred. Preference dividend was paid for 7/8 and 8/9, and on equity shares a dividend of 10% was paid in 7/8 only. Excise authority imposed a penalty of 60,000 in 8 for evasion of excise, and income tax authorities imposed a penalty of 1,60,200 for evasion of tax. Prepare the statement of affairs and deficiency account. तो अब इस बार क्वेश्चन में आपको डेफिशिएंसी अकाउंट भी पूछा है दोस्त, ठीक है. तो वो डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनाएंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले जब आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है तो यू विल राइट लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, एंड देन यू विल राइट पर्टिकुलर्स और ERV. पर्टिकुलर्स में सबसे पहले अब आप लिखने वाले हो लिस्ट ए ANSP, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, जिसमें हम सबसे पहले लिख देंगे कॉल्स एंड अरियर्स का अमाउंट, जिसमें 2,000 ही रियलाइज हो रहे हैं, ठीक है ना. कॉल्स एंड अरियर्स के बाद आप लिखोगे कैश इन हैंड. आपको कहीं दिखता है क्या कैश इन हैंड? ये रहा कैश इन हैंड, दैट इज 1,200, ये भी आप लिख दोगे. फिर उसके बाद इफ यू विल चेक ओवर हियर, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग है, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग है. उसके बाद फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग के बाद आई बिलीव बस फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग ही था आपके पास, राइट. तो उसके बाद आप ये प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, स्टॉक एंड ट्रेड, पेटेंट्स, ये सारे तो लिखने वाले हो. और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी सब लिखने वाले हो. इन सबको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पूरा आ जाएगा 35, प्लांट एंड मशीनरी में 90, फिक्सचर्स एंड फिटिंग में 8,000, स्टॉक एंड ट्रेड में 80 - 25% मतलब 60,000, और पेटेंट्स में 45,000. उसके बाद डेटर्स में आप लिखने वाले हो तो 60,000 और प्लस 5 तो 65,000 डेटर्स में भी आ जाएंगे आपके. तो आई बिलीव आप यहां तक तो पूरा लिख दोगे. हाँ, ये तक समझ में आ गया सब आपको. चलो हम चेक भी कर लेते हैं इसको, लिस्ट ए को एक बार. यही सब लिखा है ना हमने उसमें. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 आई बिलीव, यस. तो इफ यू विल चेक ओवर हेयर, देखो मैंने लिस्ट ए जब आपका बनाया, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ यस, एसेट स्पेसिफिकली प्लेज में आप देखो कॉल्स एंड अरियर्स दिखाया मैंने 2,000. उसके बाद मैंने आपका ये कैश इन हैंड भी दिखा रखा है, दैट इज रुपीज 1,200. फिर मैंने आपका डेटर्स दिखा दिया 65 का. फिर मैंने आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिखा दिया, प्लांट एंड मशीनरी दिखा दिया, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स दिखा दिया, स्टॉक एंड ट्रेड और पेटेंट्स दिखा दिया. दैट इज योर लिस्ट ए. बोलो भाई समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे लिस्ट ए बताया अब हम आएंगे लिस्ट बी पर. तो लिस्ट बी क्या बनता है? एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज, वो होता है ANSP, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज. अब जब आप ASP दिखाओगे 4 कॉलम बनाने वाले हो, 4 कॉलम विल बी एसेट्स, देन यू विल राइट एसेट्स में यहां पर सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी है. एसेट्स में यहां पर सॉरी प्लांट एंड मशीनरी, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग है. 2 बार आएगा मगर वो, क्योंकि आपके पास 2 सिक्योर्ड थे. एक तो आपके पास था ये क्रेडिटर्स हैविंग फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड चार्ज, तो ये दोनों दिखाने वाले हैं. तो 4 कॉलम कौन कौन से आएंगे? एसेट्स, ERV, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या लाइबिलिटीज, और फोर्थ विल बी डेफिशिएंसी या सरप्लस. तो पहला आप दिखाओगे फ्री होल्ड पे जो फर्स्ट मॉर्गेज था, तो आई बिलीव फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000 रियलाइजेबल वैल्यू ERV में दिखाओगे, और उसके बाद 85,000 एक तो ये दिखा दोगे, और साथ में दूसरा भी 90,000 भी दिखा दोगे आप. तो आपके पास आ रहा है 165, और उसमें से आप लेस करने वाले हो 175, तो 10,000 का डेफिसिट आ गया, जो कि आपके अनसिक्योर्ड में जाने वाला है. सरप्लस में कुछ भी नहीं आएगा.
ठीक है ना। फिर हम दिखा देंगे टोटल अमाउंट अवेलेबल, देखो आप ये चेक कर लो, ये 165, 175, 10,000 का डेफिशिएंसी, और आपने दिखा दिया टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग लाइबिलिटीज, यही वाला टोटल आ गया। वंस यू आर शोइंग दिस, नाउ आई बिलीव इसके बाद अब हम दिखाएंगे ग्रॉस, ये समरी ऑफ द एसेट्स रियलाइज्ड, ग्रॉस एसेट्स। तो देखो 165 तो पहला आ जाता है, ईआरवी ऑफ द एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेज का 165, और दूसरा आपका ये 3,06,200 दिखा दिया, टोटल दिखा दिया। फिर आप हेडिंग देते हो ग्रॉस लाइबिलिटी, ये चेक करो, देखो इधर ये रहा ग्रॉस लाइबिलिटी आप दिखाते हो। एक बार ग्रॉस लाइबिलिटी दिखाया, फिर वो लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट लाइन पर आप दिखाते हो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, और वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी में तो डैश कर देंगे हम, मगर 175 नहीं दिखाएंगे, 165 भी दिखाएंगे, क्योंकि उतना ही आपका बुक वैल्यू यहां पर है। 10,000 कहां जाने वाला है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको ये? हाँ, इसके बाद हम जब ये डैश कर देते हैं, इसमें कुछ रियलाइज नहीं होगा, तो हम दिखा देंगे एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी फॉर फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये इतना ही आ गया अमाउंट। अब हम लिस्ट सी में क्या दिखाने वाले हैं, तो आई बिलीव वी आर गोइंग टू शो दैट इज योर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो अब जब हम यहां पर बात करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, तो आई बिलीव आप उसमें क्या क्या लेने वाले हो, तो एक तो इनकम टैक्स ड्यू को ले जाओगे आप 25,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस ये जो 5 मंथ्स का है ना 40,000, तो डिवाइड बाय 5 into 4 करके आप 32,000 दिखा दोगे इसमें से। यस, तो 25 and 32 वी आर गोइंग टू शो। देखो इनकम टैक्स ड्यू 25 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 32, 4 मंथ्स का लेकर के हमने दिखा दिया। लेस कर देंगे हम, तो हमारे पास एस्टिमेट टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर लाइबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए बच गया, और यहां पर भी उतना ही अमाउंट दिखाना है। ये 57 है तो ये भी 57 ही आ गया। समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ, अब इसके बाद हम क्या दिखाने वाले हैं, तो लिस्ट डी दिखाएंगे अब हम, दैट इज लाइबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्ज। तो लेट मी शो यू दैट लाइबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्ज। तो आई बिलीव लाइबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्ज में एक तो आपका ये डिबेंचर्स आ जाएगा 2 लाख रुपीस का, और एक ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ जाएगा आपका 20,000 का, तो 2,20,000 आप दिखा दोगे। हम इसके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यस, देखो ये रहा फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, और साथ में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, टोटल दिखा दिया आपने 2,20,000 माइनस करा तो एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बच गया। फिर इसके बाद अब हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिखाने वाले हैं और डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट बी। तो अब इसमें क्या क्या आएगा दोस्त, तो इसमें ट्रेड क्रेडिटर्स, देखो यहां से आ जाएगा ट्रेड क्रेडिटर्स आ जाएगा, अनक्लेम डिविडेंड आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर 1 मंथ है वो आ जाएगा, एंड आई बिलीव उसके बाद एक तो 1 मंथ का जो सैलरी बाकी था वो भी आ जाएगा, है ना। 1 सैलरी आ गया, बिल्स पेबल आ गया और आ गया, और ये जो बिल डिस्काउंटेड आपने करा है ना, जिसमें से 15,000 डिसऑनर्ड होने वाले, तो वो आपकी लाइबिलिटी बनेगा, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये चेक कर लेते हैं। देखो ट्रेड क्रेडिटर्स और वो 10,000 की जो डेफिशिएंसी थी वो भी आएगा ना। ट्रेड क्रेडिटर्स आ गया, अनक्लेम डिविडेंड आ गया, बिल्स पेबल आ गया, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट भी आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ फॉर 1 मंथ आ गया, और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो मैंने आपको बताया था बिल डिस्काउंटेड वाली, जो डिसऑनर वाले, ये सबको ऐड करके दिखाया और यहां पर भी दिखा दिया। तो आपके पास एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट ऑफ अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, देखो ये नेगेटिव में आ गया। इसी के जस्ट बाद आप दिखाओगे लिस्ट एफ, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है एज इट इज दिखा दोगे आप 3 लाख का, वो भी नेगेटिव में वापस जो एस्टिमेटेड टोटल अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। फिर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट दिखाने वाले हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जब आप अमाउंट की बात करोगे, अरे यार, यस, इक्विटी शेयर होल्डर्स की जब हम अमाउंट की बात करेंगे तो 2 लाख है, मगर उसमें से 2,000 रियलाइज नहीं हुआ है, तो हम उसको 198 दिखा देंगे। तो दैट इज व्हाट यू हैव शोन, 198। फिर इसमें और ऐड करोगे तो इतना आपके पास डेफिशिएंसी आ गया। लिस्ट एस्टिमेटेड टोटल डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स द मेंबर्स, ये लिस्ट एच हो गया। अब हम इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा डेफिशिएंसी कैसे बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यस, नाउ आई विल शो हाउ टू प्रिपेयर दिस डेफिशिएंसी अकाउंट ऑल्सो, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वो भी पूछा है, ठीक है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।